चलिए, तो देखिएगा हम लोग जो है इतिहास के टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, क्योंकि कभी भी जब आप किसी भी स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जब भी कोई एग्जाम देंगे तो ये दोनों सिस्टम पर आपको हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, सब कुछ समझेंगे इस पे। लेकिन इससे पहले कल मैं जो बातें आपको बता चुका था वापस दोहराता हूं, उसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता है जो कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। सभ्यता या सिविलाइजेशन को पहले क्या होता है सभ्यता समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, किसी भी परिवार, किसी भी समुदाय के जीवन जीने की शैली, ठीक है, जीवन जीने की शैली, उसके राजनीतिक, उसके सांस्कृतिक, उसके सामाजिक जो या आर्थिक महत्व जो है, ठीक है, जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, उस जीवन जीने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, उनकी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सभ्यता या सिविलाइजेशन एक शब्द होता है, याद रखिएगा, जिससे हम ये जान पाते हैं कि किसी भी समाज की या किसी समुदाय की जीवन जीने की शैली कैसी थी, ठीक है, अपने समय में कैसी थी, और वो सभ्यता जो है किस स्तर पर थी, ये भी हमको उसकी जानकारी पता चल जाती है, ठीक है। तो समझिएगा कि सभ्यता बेसिकली क्यों जानना है हमको। तो देखिएगा, हम कहते हैं कि किसी भी समाज की जो स्थिति आज वर्तमान में है, कहीं ना कहीं वो इतिहास से आकर है, ठीक है। तो जब इतिहास से जब कुछ चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मानव का विकास किस क्रम पर हुआ है, तो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, उस क्रम पर हमारा मानव का इतिहास का जो है वर्णन है वो धीरे धीरे करके हमको क्रमिक रूप से मिलता है, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले जिस सभ्यता की खोज हुई थी वो थी वैदिक सभ्यता, ठीक है, यानी भारत के संदर्भ पर पहली जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के समय में एक नए सभ्यता की खोज हुई तो हमें पता चला कि इससे भी पुरानी एक सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता की खोज पहले हुई थी और उसके बाद याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता मिली। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा पुरानी है किससे, वैदिक सभ्यता से, ठीक है। तो समय था आपके 1826 का, और इस समय जो है चार्ल्स मेसन, ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान के दौरे पर निकले हुए थे चार्ल्स मेसन, नाम याद रखिएगा, 1826, ठीक है, 1862, ठीक है, तो सॉरी 26, ठीक है, 1826। और इस समय जो है चार्ल्स मेसन कहां गए थे, पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, ठीक है। पाकिस्तान के दौरे पर जब गए तो उन्हें वहां का जो ब्यौरा, ठीक है, विवरण जो है, उस विवरण को देखा, उस क्षेत्र को देखा, हड़प्पा क्षेत्र को देखा, और इस क्षेत्र को देखने से उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हुई, एक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये उन्होंने इसका मतलब अवलोकन नहीं किया, ठीक है। तो जिस बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है हड़प्पा क्षेत्र की, उसका विवरण जो है उन्होंने 1842 में, ठीक है, और 1842 में अपनी पत्रिका में इसे प्रकाशित किया, ठीक है। अब देखिएगा उन्होंने अपनी जर्नी को क्या किया, प्रकाशित किया, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति थे, एक थे ब्रंटन बंधु, ठीक है, नाम था उनका ब्रंटन बंधु, ठीक है, समय है 1856 का, ठीक है। 1856 में ये दो व्यक्ति जो हैं, याद रखिएगा, ब्रंटन बंधु जो है विलियम्स और जेम्स, इन दोनों का नाम था विलियम्स और जेम्स। अब याद रखिएगा ये दोनों व्यक्ति कौन है, ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लाहौर से कराची के बीच में क्या किया था, रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को, जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे वो कहां से कहां तक, पाकिस्तान से कराची तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैप से भी समझते हैं, देखिएगा चलिए, तो देखिएगा आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे आप। और आज आप जितना सीख लेंगे, यकीन मानिए ये कल आपको कुछ अलग सा लगेगा, लगेगा कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम सामान्य रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको इतिहास सामान्य रूप से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार कुछ चीजें कहानी के तौर पर याद हो गया तो सिर्फ आपको एक बार अपना नोट्स पढ़ने की देरी है, उसके बाद पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं मुझे लगता है कि आप भी उसी हिसाब से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ पर, जैसा आप इसका घर देख पा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अभी सभी चीजों के बारे में समझेंगे, सारे पिक्चर्स के बारे में समझेंगे। पहले आप समझिएगा कि ये जो समय था, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा ये क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का, दिख रहा है आपको, ठीक है। पाकिस्तान में ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका कराची से लाहौर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके मध्य जो है ये रेलवे ट्रैक बिछाने की बात की जा रही थी, कहां से, कराची से लाहौर का, ठीक है। कराची से लाहौर के मध्य जो है क्या किया जा रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। अब रेलवे ट्रैक जब बिछाया जा रहा था तो व्यक्ति कौन था यहाँ पर,
ब्रंटन बंधु, याद रखिएगा, आगे आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ब्रंटन बंधु, जिसमें एक का नाम जेम्स और एक का नाम विलियम था। ठीक है, और ये समय है जब आपको पता होगा कि 1953 में 1853 से लेकर 56 के मध्य आपको पता होगा कि भारत में भी रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। ठीक है, उसी समय आपका पाकिस्तान का समय भी था, पाकिस्तान में भी बिछाया जा रहा था। ठीक है, किसने बिछाया था? ब्रंटन बंधु ने, याद रखिएगा। अब ब्रंटन बंधु जब बिछा रहे थे तो इनको दिखा कि यहाँ के जो लेबर हैं, ठीक है, यहाँ के जो लेबर हैं वो क्या करते थे? ईंटें उठा के ला रहे थे। ठीक है, इस क्षेत्र में कहीं से वो ईंटा उठा, देखिए उस समय का समय है, ईंटे की बातें और पुरानी ईंटें और वो भी पकी हुई ईंटें। देखिए ईंटों का प्रकार जो है, याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बताता हूं। जो हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई हैं वो एक ही साइज के हैं, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। उसका कभी कभी साइज पूछ लिया जाता है, यूपीएससी के लेवल पर साइज पूछा गया है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है? 4:2:1। ठीक है, ये साइज याद रखिएगा। ठीक है, 4:2:1 का ईंट मिलता था इस समय। ठीक है, तो ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीएससी लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन जो ईंट हैं, पकी हुई ईंटें हैं, उसका साइज क्या होता था? 4:2:1। तो ये 4 क्या है? इसकी लंबाई है, 2 क्या है? इसकी चौड़ाई है, और 1 क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, चलिए बाद में देखेंगे इसके बारे में और समझेंगे, लेकिन फिलहाल आगे समझते हैं। तो ब्रंटन बंधु जब यहां पर काम कर रहे थे, ब्रंटन बंधु ने क्या किया? देखा कि ईंटें लेकर आ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये ईंटा कहां से आ रहा है? मतलब ईंटा लाने की जो संभावना है, ये तो या तो यहां पर कुछ पहले से कुछ विस्तार हो। तो इन्होंने क्या किया? उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि इस समय जो है एक बात पता चल रही है कि आसपास जो है जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसी सामाजिक संस्था है या सामाजिक कोई स्थिति है। ठीक है, केवल इतनी ही जानकारी मिल पाई। इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, सभ्यता को ढूंढने का प्रयास नहीं किया था, याद रखिएगा। लेकिन एक जो आप कह पाते हैं ना कि जैसे किचन में कुछ पक रहा है और उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है, लेकिन क्या बन रहा है वो नहीं पता चल पाता, लेकिन बन कुछ रहा है ये पता चल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये सभ्यता की बात है कि सभ्यता के संबंध में सिर्फ एक बात जानकारी मिल पाती कि आसपास कोई सामाजिक संस्था थी, ये जानकारी मिल पाई है। ठीक है, तो ईंटों का जानकारी यहां पर मिल पाया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे जब आप पहुंचेंगे तो नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसको जान पाएंगे आप। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी इस सभ्यता को खोजने का प्रयास किया था। ठीक है, जब ब्रंटन बंधु के समय यह जानकारी मिल पाती है तो उसके संदर्भ पर इन्होंने इस सभ्यता को खोजने का प्रयास किया था, केवल प्रयास किया था, जानकारी बहुत अच्छे तौर पर नहीं मिल पाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे आपको बता दूं, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत के पुरातत्ववेदा के तौर पर महानिदेशक थे, याद रखिएगा। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ हेड थे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेड याद रखिएगा कि ये कौन थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेड थे किसके? आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, कल मैंने बताया था कि भारत में जो पुरातात्विक डिपार्टमेंट है इसको स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। लॉर्ड कर्जन ने यहां पर भारत में क्या किया था? पुरातात्विक डिपार्टमेंट को या कि विभाग को स्थापित किया था। ठीक है, ये निर्देशक रहे हैं। और देखिएगा समय बदला और समय आ गया 1921। ठीक है, समय क्या आ गया? 1921। देखिए अभी तक आपका ये जो खोजने, विचरण करने और ढूंढने का जो समय है लगातार चलता आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 1826 से हुई है। 1826 के बाद 1853, ठीक है, और 53 से 56 तक के बीच में ये घटना चलती रही और लास्ट में अंततः कब पहुंच गए हम? 1921 में पहुंच गए। ठीक है, तो 1921 के समय याद रखिएगा, इस समय इस पुरातात्विक जो डिपार्टमेंट है उसके हेड थे जॉन मार्शल, याद रखिएगा। ठीक है, कौन? जॉन मार्शल। और इनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जो है, अब आपको याद होगा कि पहली बार हड़प्पा की खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद आ रहा है? तो ये समझिएगा जॉन मार्शल के समय में, जो कि पुरातात्विक वेदा थे और आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेड थे, ठीक है, और इनके सहयोगी के तौर पर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की थी। ठीक है, तो ये था धीरे से खोज की जानकारी। ठीक है, तो इस खोज की जानकारी के तहत आपको याद रखना है कि जो भारत का इतिहास है और सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता के तौर पर आपको ये छोटी सी बातें याद कर लेनी है। ठीक है, एक खोज का संदर्भ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमारा रेशियो क्या होगा, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते जाइए। सबसे पहले ये हमारा सिनॉप्सिस है जिसमें हम इतने सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। आपके प्री और मेंस
ठीक है। और व्यापम के संदर्भ पर जितने क्वेश्चन यहां पर बनते हैं सारे क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे। तो समझिएगा कि सबसे पहले हम सभ्यता की खोज को देख चुके हैं कि सभ्यता की खोज कैसे हुई है, ठीक है, इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके नामकरण की, इसका नामकरण कैसे किया गया, सभ्यता जो सभ्यता है या सिविलाइजेशन है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज क्यों पड़ा इसका नाम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिलेगा कि ये इस नामकरण के तौर पर कम से कम 5 नाम आप इसको जान पाएंगे, ठीक है। इवन इसको आद ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपके 5 से 6 नाम आपके यहां पर ये समय मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे इसका उद्भव कैसे माना जाता है कि ये कैसे उद्भव हुआ, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका उद्भव कहां से हुआ है, कैसे। हालांकि उस समय की बात हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इतिहासकारों ने अपना मत कैसे कैसे दिया है, ठीक है। तो हम उनके मतानुसार इस उद्भव को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार और काल का निर्धारण, और साथ ही साथ हम उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें उसकी नगरीय संरचना, सड़क विन्यास और मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे। मुख्य तथ्य में क्या क्या चीज आ जाती है, तो आप यहां पर पढ़ेंगे सड़क विन्यास के बाद, जैसे आप यहां पर दरवाजे, इसके अलावा सभागार, अन्नागार, स्नानागार, ये सभी चीजें तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं आप यहां पर, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर पढ़ेंगे जीवन शैली। जीवन शैली में हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसके अंतर्गत कृषि, व्यापार और मनोरंजन के चीजों को हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो धार्मिक, सामाजिक और इसमें बहुत सारे बिंदु जुड़ेंगे, जैसे राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। हालांकि राजनीतिक जीवन जो है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसका क्यों नहीं आता है, तो देखिएगा इसका राजनीतिक जीवन जो है अपने आप में बहुत क्लिष्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जानकारी, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इस समय जो मिली लिपि है, ठीक है, इस समय जो हमको साक्ष्य मिलते हैं उससे हम डिकोड अभी तक नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और डिकोड नहीं कर पाने के कारण हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है जैसे कि इसकी राजनीतिक जीवन क्या थी, ठीक है। लेकिन हम जो इतिहासकार हैं उनके मतानुसार हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो और अंत में हम देखेंगे इस सभ्यता की समाप्ति का कारण क्या था, इस सभ्यता का समाप्त कैसे हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं, इसको समझने के लिए इन सारे बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को हम पढ़ सकते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। इसके आपके 100 क्वेश्चन इसमें भी तैयार होने वाले हैं। तो हर टॉपिक से आपके लगभग 100 क्वेश्चन से लेकर हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि 100 क्वेश्चन जो है इससे आपको समझ में आ जाए कि पूरा का पूरा जो हड़प्पा संस्कृति है ये प्रॉपरली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सेटल डाउन कर लिया आपने, दोबारा बस आपको अपने नोट्स उठाकर देख लेना है ताकि आपको हर चीज वापस याद आ जाए, ठीक है। चलिए याद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभ्यता की खोज कैसे हुई वो तो पता चल गया, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है, चार्ल्स मेसन से हुई है 1826 से, ठीक है। और 1921 में, अब एक बात याद रखिएगा, 1921 में सबसे पहली बार हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई है, ठीक है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जैसे क्षेत्र की खोज की है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस में कुछ क्षेत्रों को याद रखना होगा। आपको कल मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लगभग आज वर्तमान में 1500 नगर ढूंढे जा चुके हैं, 1500 नगर, ठीक है। 1500 में से याद रखिएगा 925 से 975 के बीच में आपके भारत में, ठीक है, और 425 से लेकर 475 के बीच में पाकिस्तान में, और 2 शहर आपके कहां मिले हैं, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो टोटल आपके शहरों की खोज हो गई है 1500। आप समझिए 1500 शहर कितने ज्यादा होते हैं, 1500 शहर, ठीक है। लगभग आपको बता दूं ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये लगभग 13 लाख क्षेत्रफलों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, काफी बड़ा है। आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को जब मिला देंगे आप, दोनों सभ्यता को मिला देंगे, उन दोनों क्षेत्र को मिला देंगे तो उसका 12 गुना बड़ा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, 12 गुना ज्यादा बड़ा है। तो सोच कर देखिए एक ऐसी सभ्यता जो विश्व में अपने आप में अपना नाम रखती है, साथ ही साथ किसी भी सभ्यता से हमारी सभ्यता का कंपेयर नहीं था उस समय, क्योंकि ये सिटी इस तरीके से डेवलप की गई थी कि मानव इतिहास में आज भी आप कंपेयर करेंगे कि आज हम उससे ज्यादा सक्षम नहीं हैं, वो पहले हमसे ज्यादा सक्षम थे इस चीज को सोचने के लिए कि हमारी सड़क में दरवाजे किस ओर बनने चाहिए या फिर नाली का विन्यास कैसे होना चाहिए, नाली कैसे पास आउट होना चाहिए। देखिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि लकड़ियों के नाली बनाए गए थे,
ठीक है। तो धौलावीरा जैसे जगह पे लकड़ियों के नालियां बनाई गई थी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हौज बनाए गए थे ताकि पानी जो है एक जगह पर जमा हो और उसके बाद बाहर जो है पास आउट हो जाए और वहां के कचड़े या फिर जो भी चीजें साथ ही साथ गंदगियां हैं वो बाहर निकाली जा सके। मतलब इतने तरीके से एक सिटी को बसाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ऐसी सिटियों की संख्या सोची 1500 है, ठीक है। तो 1500 को तो मैं आपको याद नहीं करा सकता हूं, लेकिन भारत में और पाकिस्तान में जो मुख्य सिटियां हैं, ठीक है, जो मुख्य नगर हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कुल आपके 15 होंगे, ठीक है। तो 15 के बारे में हम बात करेंगे जहां पर मुख्य घटनाएं घटी हैं, उससे कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं। इस 15 सिटी को ही अगर आप याद कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आपका प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम उद्भव पर बात करेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, ये सारे डेटा आपको पीडीएफ में मिलेंगे फिलहाल, और आपके हार्ड कॉपी में भी मिलेंगे, लेकिन लगभग उसमें कुछ समय लगने वाला है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में जब आपको मिलेगा तो लगभग 10 दिन या 15 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो और बाकी ये सारे वीडियोस या पीडीएफ जो है इसी क्रम पर रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले सभ्यता की खोज पे मैंने सारी बातें बता दी है आपको, ठीक है। इस सभ्यता की खोज पर हमने जितनी बातें की है सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है, साथ ही साथ मैंने यहां पर डिस्कस भी कर लिया है। दूसरी पॉइंट पर चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, तो सभ्यता के नामकरण की बात करते हैं। देखिएगा, नामकरण की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले इसी नगर को खोजा गया था। याद रखिएगा, हड़प्पा कहां पर है, आपको जानकारी होगा कि ये पाकिस्तान का एक सिटी है। अगर आज वर्तमान में देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रांतों की संख्या 5 है, ठीक है। पाकिस्तान में 5 प्रांत है, याद रखिएगा। इस 5 प्रांत में वहां एक पंजाब प्रांत है, ठीक है। तो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। कम से कम 3 प्रांतों के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक आपका पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत और तीसरा बलूचिस्तान, ठीक है। तो तीनों प्रांत में आपको 3 जगहों पर लगभग 6 जगहों को पढ़ना है, ठीक है। कुछ नाम याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो को याद रखना है, हड़प्पा को याद रखना है, चन्हूदड़ो को याद रखना है, ऐसे कोटजी को याद रखना है। ऐसे बहुत सारे नाम है जहां पर आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके क्षेत्र विशेष को याद रखना है और वहां पर क्या घटना घटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप याद रखिएगा, पहले जो सभ्यता है उस सभ्यता की खोज सबसे पहले कहां हुई थी, हड़प्पा क्षेत्र में, ठीक है। और हड़प्पा क्षेत्र की सबसे पहले खोज होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरे नंबर पर आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अर्थ समझिएगा कि चूंकि सिंधु नदी के आसपास ये क्षेत्र विस्तरित था, इसलिए हम इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से क्या कहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन के नाम पर याद रखिएगा, चूंकि ये पूरा क्षेत्र यह माना गया कि यह पूरा क्षेत्र जो है सिंधु नदी के आसपास विस्तरित है, इसलिए इस जगह को क्या कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस जगह को पढ़ते हैं, ठीक है, वापस आते हैं थोड़ा सा मैप पे, देखिएगा। तो ये जो मैप है आपका, ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्र और यहां से गंगा नदी जो है इस तरह प्रवाहित होती है, और ये आपका चाइना वाला क्षेत्र है, हालांकि तिब्बत वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और यहां से सिंधु नदी प्रवाहित होती है आपको इस तरफ, और ये आपका गंगा। देखिएगा, इसी बीच में यहां से एक नदी प्रवाहित होती है और ये नदी है आपका सरस्वती नदी। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि केवल ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि सरस्वती नदी के आसपास भी विस्तृत हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो है सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया इसको, ठीक है। तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों है ये, ठीक है। इसका कारण यह है कि ये मध्य में, आज वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान स्थिति के अनुसार सरस्वती जो नदी है ये विलुप्ति के कगार पर है, यानी कि इसकी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि आज भी, जैसे आप क्या कहते हैं, जब कोई नदी जो है कहीं से प्रवाहित होती है तो वो अपना मार्ग बनाती है, ठीक है। नदी को देखा होगा आपने, अरपा नदी को देखिएगा, कभी सूख जाएगा फिर भी आपको पता चलेगा यहाँ पर नदी है, ठीक है, ऐसा होता है। अभी जाइए, पानी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर, लेकिन जैसे ही सूख जाता है तो एक मार्ग बना के रख देता है। तो वैसे ही आपको यहाँ से एक मार्ग नजर आ जाएगा। चूंकि ये पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है, ये सरस्वती नदी का जो पानी है वो सूख चुका है, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि आज से लगभग कुछ समय पहले यहाँ पर नदी प्रवाहित हुआ करती थी, ठीक है। और इस नदी का नाम क्या था, सरस्वती नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस नदी के आसपास होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती नदी सभ्यता भी कहा गया है या सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नामकरण में, ठीक है। वापस आते हैं, देखिएगा। तो इसके बाद आता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इस समय, याद रखिएगा, तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का
ठीक है, कांसे की धातु बनाने में सक्षम थे। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार के, देखिए तांबा और कांसा में मजबूत धातु क्या है, तांबे और कांसा में मजबूत धातु या जिससे आप हथियार बना सके, जिससे आप बर्तन बना सके, तो आपको पता चलेगा कि तांबे से ज्यादा मजबूत आपका कांसा होता है। ठीक है, तो कांसे की मजबूती को देखते हुए इस समय, ठीक है, चूंकि इस समय को याद रखिएगा, इसी समय जो है कांसे का धातु का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था और निर्माण होते होते इस अवस्था में आया कि यहाँ पर कांसा के अत्यधिक औजार और बर्तन जो है बनाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि यहाँ के लोग जो है इस प्रकार से कारखाने के तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कांसे को, ठीक है, बनाने की पूरी विधि जानते थे और इसीलिए इस समय को क्या कहा गया है, कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज, ठीक है, एज कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम बार तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था इस समय, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम नगरीय क्रांति, तो मैं अब सुबह से जो भी बातें आपको अभी तक बता चुका हूं, सभी का मतलब यही होता है कि ये नगरीय क्रांति था, क्योंकि नगर जो है यहां बसाए गए थे। ठीक है, नगर के तौर पर ये विकसित हुए थे। यहाँ की सड़कें अपने आप को 90 एंगल पर काटती थी, साथ ही साथ यहाँ की सड़कों की चौड़ाई जो थी 10 मीटर से अधिक थी और यहाँ पर दो प्रकार के मार्ग हुआ करते थे, एक आपका मुख्य मार्ग और एक गली वाले मार्ग। ठीक है, गली मार्ग की जो चौड़ाई थी वो 3 मीटर से लगभग थी और यहाँ पर सोचिए कि जो हमारा जो आज हाईवे है उस हाईवे तरीके का इनका हाईवे चलता था, सोचिए इस तरीके की यहाँ पर नगर विन्यास थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नाम तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल याद कर पाएंगे कि 5 से 6 नाम यहाँ पर हैं। पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दूसरा नाम इसका है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता और चौथा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता और पांचवा नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, या नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले नगर जो है पूरे विश्व में कहीं भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपको बता दूं, रोमन सभ्यता या मिस्र सभ्यता की बात करते हैं या मेसोपोटामिया की बात करते हैं या सुमेरियन सभ्यता की बात करते हैं और अंततः जब आप अपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आपको एक बात पता चलेगी, क्योंकि यही एक नगरीय सभ्यता थी, इसके अलावा कोई नगर डेवलप नहीं हो पाया था इस तरीके से जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा कहीं पर भी डाउट हो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, सारे आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा काल का निर्धारण। ठीक है, काल का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। इन आगे 2 चैप्टर आपने पढ़ा है जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से सभ्यता खोजा गया, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर है। ठीक है, आपने दोबारा नामकरण पूछा है, वो भी क्वेश्चन आना बहुत रेयर है, ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, आते कहां से हैं, यहां से। याद रखिएगा काल का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कल भी कि काल के निर्धारण में आपको 3-4 जगह को याद रखना है। पहला आपको याद रखना है जॉन मार्शल ने क्या कहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये अपने आप में, चलिए इस सीक्वेंस को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को थोड़ा समझिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, बेसिकली हम इसको थोड़ा सा यहां पर ऐड करते हैं। देखिएगा हमारा जो इतिहास है, भारत का जो हिस्ट्री है, इसको 3 भागों में बांटा गया है ना, जानकारी है बिल्कुल आप लोग को। पहला आपका क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल है। उसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर है ये 3 पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब ये समय जो स्टार्ट होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का, ये अज्ञात से स्टार्ट होता है। अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है ये याद रखिएगा। तो कहां तक जाता है, तो आप देखेंगे 2500 तक जाता है। ठीक है, 2500 बीसी या ईसा पूर्व कह सकते हैं इसको, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, और यहां से स्टार्ट होता है ये 2500 से। ठीक है, और 2500 से स्टार्ट होकर याद रखिएगा ये 600 तक जाता है, बीसी या ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उसके बाद यहां से कहानी स्टार्ट होती है 600 बीसी से आगे की कहानी ऐतिहासिक में। ठीक है, तो आदित्य, इसको पहले ये समझिएगा कि ये होता क्या है और इस समय जो है ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहा है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल बेसिकली क्या है, इस समय हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है या इस समय का कोई भी जानकारी, साक्ष्य, साइन, एविडेंस, कोई भी जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। ठीक है, क्या मिला है, कुछ चित्र मिले हैं इस समय। किस तरीके के चित्र, या तो औजारों के चित्र या फिर शिकार करते मानव की चित्र, इस तरीके से। तो शिकार करते मानव की चित्र मिली है या फिर आपके औजारों की चित्र मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है।
ठीक है, या फिर किसी जानवरों के चित्र मिले हैं, ठीक है। तो इस समय जो जानकारी मिल पाती है या फिर उस समय की जो लिपि है वो बिल्कुल अज्ञात है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। और इसीलिए इसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास से पहले क्या घटना घटी थी, ठीक है। इतिहास से पहले क्या घटना घटी थी, इसे कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल का क्रम क्या है, इस समय हमको कुछ जानकारी मिल पाती है, साक्ष्य मिलते हैं, लिपि मिलती है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं या डिकोड नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं उसको आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब आदि ऐतिहासिक काल में याद रखिएगा कि जो ये आदि ऐतिहासिक काल है, अगर गलती से हमने इसको डिकोड कर लिया तो क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को डिकोड कर लिया, उसकी लिपि को डिकोड कर लिया तो क्या होना चाहिए बताइए। आदि ऐतिहासिक काल का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इस समय की लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर कर लिए तो क्या, कोई ना कोई तो कर लेगा। अगर मान लीजिए आने वाले समय में ऐसे ऐसे बुद्धिमान प्राणी हमारे यहाँ हैं, मान लीजिए डिकोड कर लिए तो क्या होगा, तो ये अपने आप ऐतिहासिक काल बन जाएगा। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता खिसक कर कहां जाएगा, इतिहास में आ जाएगा, और हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा इतिहास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये घटनाएं कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल का जो क्रम है, याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक काल में हमारी जो लिपि है इसे डिकोड नहीं किया गया है, या फिर हमारी जानकारी के अनुसार इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इतिहास में तो आपने बिल्कुल अपने इतिहास को लिखा है, ठीक है, हमारा इतिहास यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझिएगा कि जब आप यहां से 2500 से 600 की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग दो टुकड़ों में बांटते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को दो टुकड़ों में बांटते हैं। यहां पर समझिएगा, एक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो मेनली आप याद रखेंगे कि जो 2500 से 1500 बीसी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, ठीक है। 1500 से 600 बीसी है वो वैदिक सभ्यता का काल है, ठीक है। कब से, 2500 से 1500, ठीक है। ये हमारा एक जो भारत का इतिहास है उसको लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि 2500 बीसी से 1500 बीसी तक का समय किसका है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। लेकिन अब देखिए, कुछ विद्वान हैं जो कि अंग्रेज विद्वान है, भारतीय विद्वान है, या फिर हमारा जो कार्बन डेटिंग है, इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से हमारे काल का निर्धारण किया गया है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है। अब उसको समझिएगा कि आपको 5 लोगों का नाम याद रखना है और उनके द्वारा निर्धारित किया गया काल जो है वो याद रखना है। तो मोटा मोटी आपको एक बात तो याद हो गया होगा कि 2500 से 1500 बीसी याद रहेगा, ठीक है। अब ये 2500 से 1500 बीसी जो आपका टाइम है, ठीक है, वो कौन कहा है, मतलब आपको एग्जैक्ट किसकी बातें याद रखनी होगी। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि आपको एक व्यक्ति है जो 2500 से 1500 की बात कहता है, वो कौन है, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, 2500 से 1500 वाला कहने वाला कौन व्यक्ति है, मार्टिमर व्हीलर है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, हमारे एनसीईआरटी में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा आज का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत जो है वो एनसीईआरटी लेकर चलता है, ठीक है। तो हमारा जो एनसीईआरटी है वो याद रखिएगा कि हमारा जो एनसीईआरटी है वो ये कहता है कि 2500 से 1800 के समय का ये कहानी है, ठीक है। यानी ये कहता है कि 1500 में ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ये 3 साल और आगे बढ़ी हैं, तो ये 2500 से क्या बना, 1800 बना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हम यहां पर उल्टा चल रहे हैं, तो ये पहले खत्म हो गया ये कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि 0 से हम इस तरफ जाते हैं तो 1 2 3 इस तरफ आता है माइनस में, ठीक है। आपको पता होगा कि हम बीसी और एडी को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग इस तरफ आएंगे तो हम कम की तरफ आएंगे, ठीक है। तो 2500 से 1800 यानी कि 1500 भी नहीं पहुंच पाए हैं, 1800 में ही ये चीजें खत्म हो गई है, ये मान रहा है, ठीक है। कौन, आपका एनसीईआरटी मानता है कि 2500 से क्या है, 1800 के समय है। तो याद रखिएगा। अब देखिए, दूसरा होता है आपका कार्बन डेटिंग, यानी जिसे कहते हैं हम लोग रेडियो कार्बन, ठीक है। C14 आपका नाम सुना होगा, C14 से हम क्या करते हैं, काल का निर्धारण करते हैं। और ये अभी तक से सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2350 से 1750, ठीक है। एग्जैक्टली याद रखिएगा, 2350 से 1750। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बहुत आसान सा बता दूं मैं आपको कि 2500 से लगभग 150 के आसपास कम कर लीजिए इसको, ठीक है। 3 लोग का याद करना बहुत आसान है इसमें, 2500 से 1500 तो एकदम याद हो गया होगा मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, ठीक है, याद हो गया है वो। दूसरा है आपका एनसीईआरटी, क्योंकि आप उसी पुस्तक से बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका कहना है कि 2500 से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1500 नहीं पहुंच पाया, 1800 में ही ये समाप्त हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें आपके कार्बन डेटिंग की, रेडियो कार्बन, देखिए कार्बन डेटिंग एक माध्यम है जिसे हम किसी का भी काल निर्धारण करते हैं उस जीवित वस्तु का, याद रखिएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा इकट्ठा होती है और उसके बाद हम उसका चयन देखते हैं, तो उससे पता चलता है हमको कि वहां पर कितना साल पुराना है, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग को ये जानकारी मिल पाती है। तो देखिएगा कार्बन, रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 2350 से 1750 तक के समय रहा है। ठीक है, 2350 यानी कि आपके 2500 में से 150 कम कर लीजिए आप इसमें। ठीक है, और 1750 में आप फिर वहां पर क्या पहुंचेंगे, देखिए 1800 से थोड़ा सा और कम कर लीजिए। ठीक है, यानी 50 और कम कर लीजिए इसमें। तो कार्बन डेटिंग में कितना है, 2350 से 1750 है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये दोनों याद हो गया और आपको 2500 से 1500 याद हो गया। अब एक याद कर लीजिएगा आप 3250 से 2750, जो कि थोड़ा बहुत आप सबसे एडवांस पढ़ रहे हैं इसको। मतलब अब ये समझिए कि इस लाइन में सबसे ज्यादा जो अनोखा स्टेटमेंट है वो इन्हीं का है, जॉन मार्शल, जो कि कौन थे, आपको याद होगा कि जिसने 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की खोज में मदद किया था, यानी महानिदेशक थे इस समय। ठीक है, यानी आपके भारत के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के महानिदेशक या हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। क्या नाम था इनका, जॉन मार्शल। और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब बातें गलत हैं, 3250 से 2750। ठीक है, तो ये अलग ही धारा में बह रहे हैं, इसलिए आपको यहां पर अलग से थोड़ा सा याद रखना है। तो ये 4-5 स्टेटमेंट याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है मार्टिमर व्हीलर को 2500 से 1500। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्या बोला जाता है, तो ये बोलते हैं 2500 से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन आपके 1800 में खत्म हो गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर कार्बन डेटिंग में पहुंचते हैं तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, ये उससे पहले स्टार्ट हुआ है, 2500 से पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सॉरी, बाद में स्टार्ट हुआ है, 2350 से 1750 तक चला, यानी कि कम समय में रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है थोड़ा सा मार्शल, जॉन मार्शल का, कि ये 2300 का उल्टा, 23 का उल्टा क्या कर लेंगे आप, 32। ठीक है, 23 का उल्टा 32 कर लीजिएगा, 50 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये जॉन मार्शल है, वो रेडियो कार्बन के उल्टे थे, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये 23 बोलता है, वो 32 बोलता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आपको याद हो जाएगा 3250 से 2750, तो ये 17 है, उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि जिसने कार्बन डेटिंग को बोला है, इंपॉर्टेंट बोला है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 2350 से 1750, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता है, याद रखिएगा। मतलब सर्वमान्य मत जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत कौन सा है, अब सभी ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में है और सेम डेट पर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वमान्य मत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कब किया गया है, तो कार्बन डेटिंग को सबसे इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसी को बोलिएगा 2350 से 1750 रहेगा। ठीक है, बातें क्लियर है। चलिए, इसके बाद देखिएगा एक व्यक्ति और है, डीपी अग्रवाल, जो कि भारत के ये व्यक्ति हैं, बाकी सभी का नाम आपको कुछ अलग दिखेगा, लेकिन ये डीपी अग्रवाल जो है अपने अपने से लगेंगे आपको इस कहानी में। ठीक है, तो उस कहानी में इनका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, डीपी अग्रवाल के संबंध में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2300 से 1700। ठीक है, इनका भी आसपास ही है, याद रखिएगा। आप एनसीईआरटी को ले लीजिए। ठीक है, और आपका कार्बन डेटिंग को ले लीजिए। तो कार्बन डेटिंग का क्रम में आप याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग से ये थोड़ा कम मानते हैं इसको। ठीक है, 2350 से बल्कि 2300 मानते हैं, यानी डीपी अग्रवाल जो है वो बोलते हैं कि 2300 से 1700 तक का समय रहा है और इसी से जोड़कर 50-50 बढ़ा लीजिएगा आपका कार्बन डेटिंग का। ठीक है, डीपी अग्रवाल से कार्बन डेटिंग जो है 50-50 ज्यादा है, बस इतना बोल दीजिएगा, आपका आंसर सेटल हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया, मुझे लगता है काल निर्धारण एक बार थोड़ा बहुत याद हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चले। काल निर्धारण आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका भौगोलिक विस्तार। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा उद्भव पर बात कर लूं, फिर उसके बाद मैं भौगोलिक विस्तार पर बात करूंगा। देखिएगा, चलिए देखिएगा उद्भव क्या होता है। किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है और ये शुरुआत हमारे इतिहास में अपने आप में एक अनोखा, इतिहास में एक पन्ने पे दर्ज कर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का क्रम जो रहा है अपने आप में नगरीय क्रांति का आना, और इस क्रांति को समझिए कैसे आप इसको अलग समझ सकते हैं। जैसे आपको एक शानदार घर दे दिया गया है, मान लीजिए आपको एक शानदार घर दे दिया गया है जिसमें आप पूरे तरीके से सीमेंटेड घर पे रहते हैं, बहुत अच्छा, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, और अचानक से आपको एक झोपड़ी कुटिया दे दिया जाए, कैसे एडजस्ट करेंगे आप? सोचिए, आपका घर है बिलासपुर में और फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाता है कहां पर, मस्तूरी में। ठीक है, बिलासपुर में अच्छी जगह पर घर है आपका, बहुत बढ़िया, और उसके बाद आपको मस्तूरी भेज दिया जाता है। मस्तूरी में आपका घर जो है सीट वाला है या फिर घास फूस वाला है, ऐसा एडजस्ट कैसे करेंगे? तो यही सोचिए, हमारे भारत में ऐसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय क्रांति थी, नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद देखिए क्या सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के संबंध में याद रखिएगा कि पहले आपका नगरीय सभ्यता थी और फिर आपको ट्रांसफॉर्म होकर मिला आपको क्या,
ग्रामीण सभ्यता विलेज वाले एरिया मिला है, ठीक है। यानी कि उसके बाद आपको घर जो है मिट्टी के मिलेंगे और झोपड़ी मिलेगा और पूरा का पूरा युग बदल जाएगा। अचानक से लगेगा आपको कि आप किस दुनिया में आ गए, ठीक है। तो समझिएगा कि ये सभ्यता उद्भव कैसे हुआ, नगरीय सभ्यता से हम कहां चले गए हैं, ग्रामीण सभ्यता की तरफ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां पर याद रखिएगा कि जो उद्भव है इसको दो मत से समझेंगे, एक विदेशी मत, ठीक है। देखिए अब एक बात समझिए, आपके घर पे, ठीक है, कभी आपने देखा होगा, जनरली ऐसा होता है कि घर पर कोई बच्चा है जिसने मार्क्स बहुत अच्छा ले आया है, ठीक है। अगर मार्क्स बहुत अच्छा ले आता है तो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक अच्छा जो पॉजिटिव वाले लोग होंगे जो बोलेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे और ऐसा हुआ है। और फिर यही तरीका होगा कि अगर आपका बच्चा जो है कोरोना के समय बहुत अच्छा नंबर ले आया है, ठीक है, और कोरोना के समय अगर अच्छा नंबर लाता है तो उस समय दो बातें फिर कहने को मिलेगी कि कोरोना का टाइम था, बिना कॉपी चेक किए नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको दो लोग मिलेंगे, जो एक आपके पॉजिटिव में बात करेंगे और दूसरा आपके निगेटिव में बात करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव में बात करने वाले लोग कौन होंगे, जो आपके अपने लोग हैं, और निगेटिव वो लोग बात करेंगे जो आपके बगल में रहते हैं और आपसे जलते काफी ज्यादा हैं। तो हमसे जलने वाले लोग या हमसे जो तकरार रखने वाले लोग हैं वो लोग होंगे जो अपनी सभ्यता को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये सभ्यता तो हमने बना के दी है आपको, ये जो तरीका है हमने बना के दिया। जैसे अंग्रेज आज क्या बोलते हैं, अंग्रेज भारत को ये बोलते हैं कि अगर हम नहीं होते तो तुम डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। उसी प्रकार से अंग्रेज का ये भी कहना है कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ है। अब पढ़िएगा, सुनिएगा कि विदेशी मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता थी। इसे मानने वाले विदेशी इतिहासकार में जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर, चाइल्ड, डीडी कोसाम्बी आदि थे। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि सुमेरियन सभ्यता है और ये यहां पर डेवलप करके चले गए हैं, आपको फ्री में जगह देके चले गए हैं। मतलब ये उस तरीके का कि पुश्तैनी जमीन में, हमारे पुश्तैनी जमीन में भारतीय लोग जो हैं ये बसे हुए हैं, ये कहना है इनका सुमेरियन सभ्यता। किसने कहा है, सब अंग्रेज हैं इसमें, एक को छोड़कर, ठीक है, डीडी कोसाम्बी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, अंग्रेज हैं। जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर, चाइल्ड, ठीक है, ये सभी क्या है, विदेशी हैं, याद रखिएगा। अब जो स्थानीय हैं जिनका कहना यह है कि हमारे ही लोग जब अपने ही क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं, तो वो समझिएगा कि राखलदास बनर्जी ने यह तर्क दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, किंतु टी.एन. रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, ठीक है, ने इसके निर्माता आर्यों को बताया है। मतलब अपने ही लोगों को बताया है, आर्य और द्रविड़। ये समझिएगा हमारे यहाँ के सबसे मूल व्यक्ति कहलाते हैं आर्य और द्रविड़, ठीक है। दक्षिण भारत में जाएंगे आज भी द्रविड़ आपको मिलेगा, ठीक है, द्रविड़ लोग मिलेंगे, और आर्य जो है उत्तर भारत के लोग मिलेंगे। यानी कि इनका कहना है, देखिए कुछ लोग मानते हैं कि भारत के ही लोग हैं जो पहले यहाँ मूल निवासी के तौर पर आए और इन्होंने आर्यों और द्रविड़ को हमारे यहाँ का सभ्यता का उद्भव का कारण माना है, ठीक है। और विदेशी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जो कि ईरान की सभ्यता, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता और आपका मिस्र की सभ्यता, ठीक है, रोमन सभ्यता। तो उस क्रम पर जो सुमेरियन सभ्यता है इसको मानते हैं कि ये जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करके चले गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर बस आप उद्भव को याद रख लीजिएगा कि उद्भव का जो क्रम रहेगा वो किस तरीके का है, ठीक है। तो उद्भव के क्रम पे याद रखिएगा कि ये जो उद्भव का क्रम है इसमें दो लोगों के नाम आते हैं, एक आपका विदेशी क्रम और दूसरा आता है स्थानीय क्रम, यानी भारतीय क्रम पर आप इसको याद रख सकते हैं। तो भारतीय क्रम में दो लोग का नाम याद रखना है, एक आपको नाम याद रखना है राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया कि सिंधु की सभ्यता में द्रविड़ जाति के लोग हैं। और याद रखिएगा ये छोटी सी बात जो है आपके कथन और कारक के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, ठीक है, कि राखलदास बनर्जी के अनुसार कथन सही और गलत क्या है, ठीक है। और इसी के बाद देखिएगा टी.एन. रामचंद्र, ठीक है, टी.एन. रामचंद्र, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर को याद रखिएगा, ठीक है, इनके द्वारा। तो दो लोगों ने कहा है, टी.एन. रामचंद्र और पुसालकर के द्वारा यह कहा गया है कि यह आर्यों की सभ्यता रही है, ठीक है। तो आर्यों की सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता। तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि द्रविड़ सभ्यता किसने कहा है, बनर्जी जी ने कहा है, याद रख लीजिएगा। बाकी आर्य वाले दो लोग हैं, रामचंद्र और पुसालकर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है आपका ये आर्यों की सभ्यता है, ठीक है। तो ये दो लोगों के द्वारा आपको जानकारी मिलता है कि विदेशी मतानुसार और भारतीय मतानुसार क्या स्थिति रही है उद्भव में। बात क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है, कि उद्भव कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी इंग्लिश नाम आपको मिल रहे हैं सभी का मत एक ही है कि सुमेरियन सभ्यता के द्वारा ये आया है या उद्भव हुआ है, ठीक है। याद रहेगा इतना, ठीक है। बातें समझ में आ रही है या कोई डाउट हो रहा है इसमें, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, वापस आते हैं, अब आते हैं भौगोलिक विस्तार पर, ठीक है।
अब भौगोलिक विस्तार पर देखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसको समझना बहुत जरूरी है और आप इसको समझेंगे ताकि आपको ये जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, पहले भौगोलिक विस्तार से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है लगभग 1500 से ज्यादा शहर मिले हैं। 1500 शहर या नगर जो है इनकी प्राप्ति हो चुकी है शुरुआती समय में। ठीक है, जब इसे खोजा जा रहा था, यानी आजादी के समय की बात कर रहा हूं मैं, कि आजादी के समय में केवल 45 से 50 शहर ढूंढे गए थे। ठीक है, आजादी के समय कितने ढूंढे गए थे? 45 से 50 शहर ही केवल मिले थे या नगर मिले थे। और वर्तमान समय में आज जो है 1500, याद रखिएगा, ये आपको दिख रहा है, भारत में 925, पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में 2 नगर जो है ये विस्तृत प्राप्त हो चुके हैं वर्तमान समय तक। ठीक है, तो समझिए काफी बड़ा एक क्षेत्र था। अब इसी क्षेत्र को आपको समझना होगा कि इस क्षेत्र में कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको भौगोलिक स्थिति को। ये आपको दिख रहा है, ये मैप जो दिख रहा होगा आपको, इसको बाद में समझ में आएगा ये ऐसा क्यों दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर मत ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ये मैप दिख पा रहा है? ठीक है, अब मैं एक एक नाम बोलते जा रहा हूं और उसके नदी का नाम बोलते जा रहा हूं। आप ध्यान देते जाइएगा कि मैं क्या नाम ले रहा हूं और किस जगह का नाम ले रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा, आप सबसे ऊपर या उत्तर की तरफ आते हैं तो ये है जम्मू कश्मीर का एरिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है मांडा। जगह का नाम याद रखिएगा, मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है, यहां पर नदी का नाम याद रखिएगा, चिनाब नदी। याद रहेगा, जम्मू कश्मीर मांडा चिनाब नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर मांडा चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर जो राज्य है आपका, ठीक है, उसमें जगह का नाम है मांडा और मांडा के पास कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। आपको बहुत बार बता दूं कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन का तरीका, इसमें 4 क्वेश्चन का तरीका बनेगा। मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ लिखा रहेगा हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र और एक तरफ लिखा रहेगा राज्य। तो क्षेत्र का नाम और सुमेलित करना आपको राज्य के नाम के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा जिसमें क्षेत्र और राज्य को सुमेलित कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्र और नदी का नाम। ठीक है, क्षेत्र इस तरफ लिखा रहेगा और वो किस नदी के तट पर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी सभ्यता डेवलप हुई है इसमें, या जितने भी नगर डेवलप हुए हैं वो नदी के किनारे हुए हैं। ठीक है, आप जितने भी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं सभी वहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षेत्र के साथ क्या पढ़ेंगे? नदी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें याद रखिएगा कि क्षेत्र के साथ उनके एविडेंस या साक्ष्य को पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको यहां पर पढ़ना होगा कि आप पढ़ेंगे कि गोदीवाड़ा या पतन कहां पर थे यहां पर। ठीक है, गोदीवाड़ा या पतन यानी बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह जो है आपको मिलेगा इस तरफ जो है साक्ष्य के तौर पर, जगह का नाम मिलेगा लोथल में। ठीक है, जैसे कालीबंगा, तो कालीबंगा मतलब नाम आपको समझ में आ रहा है, कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या मिला है? काली चूड़ी मिली है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, तो ये भी याद रहेगा आपको, कालीबंगा काली चूड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको ये जानना है कि साक्ष्य क्या मिला है और क्षेत्र से कैसे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप तुरंत के तुरंत उसको फोकस करते चलें। ठीक है, देखिएगा तो मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर पहुंच गए हम लोग, ये दिख रहा है आपको ये जगह, इसे कहते हैं यूपी। ये है आपका यूपी। यूपी में याद रखिएगा ये जो जगह है, ठीक है, इसे कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है, और नदी का नाम है हिडन नदी। हिडन नदी। ठीक है, देखिएगा मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, यूपी, हिडन नदी। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये। ठीक है, और महाराष्ट्र में यहां पर याद रखिएगा दैमाबाद। ठीक है, और यहां पर नदी का नाम है प्रवरा नदी। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि आगे आएगा ये प्रवरा नदी, याद रखिएगा, गोदावरी के सहायक नदी है। ठीक है, प्रवरा नदी याद रखिएगा, दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। ठीक है, तो नदी का नाम अगर केवल पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है। अब देखिएगा हम लोग चलते हैं बाहर, भारत से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अब भारत से बाहर निकलेंगे हम लोग, तो ये आपका हिस्सा जो है बलूचिस्तान का है। ये वाला हिस्सा क्या है? बलूचिस्तान है, और ये है बलूचिस्तान। याद रखिएगा, मैं बोला कि राज्य भी याद रखना है, तो बलूचिस्तान इसका राज्य या प्रांत है, किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और इस जगह का नाम है सुतके गेंडोर।
थोड़ा नाम ऐसा ही मिलेगा आपको, यहाँ पर नाम ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, सुतके गेंडोर, ठीक है, सुतके गेंडोर, ठीक है, बोल पा रहे हैं? सुतके गेंडोर, अगर आप नहीं बोल पाएंगे, याद नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, सुतके गेंडोर। अभी बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे आपको, जब लगेगा कि अरे जीभ काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बोल कर देखना जरूरी है, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बोल दूं कि अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में भी आप नहीं कर पाएंगे कवर इसको, ठीक है। तो सुतके गेंडोर ये जगह का नाम है, बलूचिस्तान में है, और यहां पर नदी का नाम है दासक नदी, दासक नदी, ठीक है। तो ये 4 जगह मिल गया आपको, ठीक है, यही इसका भौगोलिक विस्तार है, याद रखिएगा। मतलब यही है जो पूरा का पूरा डेवलप किया गया था यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको बनाते हैं, देखिए जोड़ेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, ये हो गया सुतके गेंडोर का जगह, इससे हमने मिला दिया मांडा को, मांडा से मिला दिया, अच्छा इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है, ये हो गया आपका। ये श्रृंखला जो है इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये श्रृंखला को याद रखना है, ठीक है। अब इस श्रृंखला में देखिएगा, आपको एक बात याद रखना पर डेवलप हुआ है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये इसकी भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। इसी के बीच में आपका पूरा डेवलप है क्या, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आपसे बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर बता दूं मैं आपको, इससे पहले व्यापम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र क्या है, आलमगीरपुर। सबसे दक्षिण क्षेत्र कौन सा है, दैमाबाद। सबसे उत्तर क्षेत्र कौन सा है, मांडा। सबसे पश्चिम क्षेत्र कौन सा है, सुतके गेंडोर, सुतके गेंडोर, ठीक है, बोल पा रहे हैं। अभी बहुत सारे, अभी इधर नाम आप पढ़ेंगे ना तो सारे नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी आपको कम से कम 6 नाम बाहर के, 7 से 8 नाम बाहर के पढ़ने होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, और इसकी कुल क्षेत्रफल जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। तो बातें यहां पर क्लियर हो रही हैं आपको कि किस एरिया को आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब इस एरिया को जोड़कर देखिए, अभी ऐसा दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा, यानी यहां से चले गए मांडा, मांडा से आ गए आलमगीरपुर, और यहां से ये क्षेत्र आ गया आपका दैमाबाद, और ये जो क्षेत्र है आपका सुतके गेंडोर का क्षेत्र। इस तरीके से ये डेवलप हुआ है, ये क्षेत्र डेवलप हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिएगा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई पूछ लिया जाता है कभी। तो ये जो लंबाई है, ठीक है, यहां से मांडा से यहां तक, और सुतके गेंडोर से आलमगीरपुर तक, तो देखिएगा ये है आपका 1400 किलोमीटर, और ये है आपका 1600 किलोमीटर, 1400 और 1600 किलोमीटर में, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई याद रखिएगा, इसी क्रम पर है। जैसे आप इसको यहां से जोड़ेंगे ऐसा, और यहां से जोड़ेंगे ऐसा, तो आपको ये लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए इसमें मध्य प्रदेश ऐसा दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसा करके यहां पर गायब कर दिया गया, इसलिए कटिंग आपको दिख रहा है जो अंदर धसा हुआ, जहां पर कुछ नहीं है, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं मिला है, ठीक है। आपको कहां कहां मिला है वो आपको इसमें अभी जानकारी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि ये कहां कहां तक शामिल होगा इसको। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो श्रृंखला है, ये जो विस्तार है, ये किस आकृति के हिसाब से है। तो त्रिकोणीय श्रृंखला है, याद रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो एक त्रिकोणीय श्रृंखला में है, ठीक है। त्रिकोण दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा, यहां पर आप बोलेंगे चतुर्भुज है, तो आपको बता दूं ये बहुत कम निकला हुआ है, मतलब इसका जो क्षेत्र है ये ऐसा बहुत कम निकला हुआ है, एक्चुअल में ये त्रिकोणीय श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये त्रिकोणीय श्रृंखला में इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहां तक चीजों में जो भी आपको डाउट है एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, कुछ और पॉइंट पर बात करेंगे आज इसके विस्तार के संबंध में, और पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, कोई डाउट है इसके बीच में, कोई भी क्वेश्चन। हाँ, सुतके गेंडोर ये 1400 1600, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखिएगा, ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये 1600 है और ये 1400 है, यहां से ऐसा, ठीक है, मतलब यहां लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो तटीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है, तो ये अपने आप में 1300 किलोमीटर का है तटीय विस्तार, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है इसका, उसका विस्तार ही आपका 1300 के आसपास है, ठीक है, 1300,
और कोई क्वेश्चन है? आगे चलें, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, नदी का नाम आपको याद हो गया। मांडा के पास कौन सी नदी है? चिनाब नदी। आलमगीरपुर हिडन, ठीक है, हिडन नदी है। और दैमाबाद प्रवरा, ठीक है, और सुतके गेंडोर दासक। याद रखिए कि ये चार नदियां जो हैं इसी क्षेत्र का डेवलप हुआ है यहां पर, ठीक है। ये चार नाम आपको याद रखना है। मांडा के पास चिनाब, मांडा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर चिनाब, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है यूपी का आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर के पास आपको याद रखना है, ठीक है। ये आलमगीरपुर जो है एक्चुअली मिर्जापुर नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी के पास है, ठीक है। तो आलमगीरपुर जो है इस यहां पर है आपका, नदी कौन सा है? हिडन नदी, ठीक है, हिडन नदी है। और उसके बाद अगर आप दैमाबाद जाते हैं तो यहां पर गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है उससे एक छोटी नदी निकलती है, यानी कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो नदी है प्रवरा नदी, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। आगे जाकर पढ़ेंगे इसको। और सुतके गेंडोर के लिए याद रखिएगा यहां पर है दासक नदी, ठीक है, दासक नदी, ठीक है। चारों क्षेत्र याद रहेगा। देखिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार पढ़ लिए हैं, दोबारा आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि पढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ रहेगा और आगे जाने के बाद ये दासक कब दास्ता बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए जो आप एक बार याद कर लिए हैं तो कभी भी आपको लगे कि आपको याद नहीं हुआ है तो वापस पन्ना पलटिएगा और जरूर देख लीजिएगा उस समय जब आपका दिमाग बोलता है कि अभी हमको याद नहीं हुआ है, ठीक है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन ही है, याद रखिएगा, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो क्लास में आप जो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि इतिहास एक अपने आप में रिवीजन बहुत ज्यादा डिमांड करता है, लगातार डिमांड करता है। 1921 को आप कब भूलेंगे पता भी नहीं चलेगा, 1826 को कब भूलेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक बार रिवीजन करेंगे आप तो ये आपको हमेशा याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा अब यहां से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जगह को कंपेयर करते हैं, जगह को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका विस्तार 3 देश में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देश में है? 3 देश में, ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान है, ये वाला हिस्सा, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, और ये आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो समझिएगा कि यहां पर हम लोग को ये बात याद रखनी है कि कहां कहां पर कितने हैं। तो आपको कम से कम 10 का नाम याद रखना है कि 10 क्षेत्र जो हैं कितने कहां पर हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले पाकिस्तान से थोड़ा देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के लगभग 2 क्षेत्रों को याद रखिएगा। सबसे पहला क्षेत्र जो है जिसे सबसे पहले ढूंढा गया था वो क्षेत्र कौन सा है? बताइए, हड़प्पा क्षेत्र, ठीक है, सबसे पहले ढूंढा गया था। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्षेत्र है अब देखिएगा यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इस तरफ आपको पंजाब दिख रहा है हमारा, ये पंजाब है भारत का, ठीक है, और ये भी आपका पंजाब है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पंजाब है। इस हिस्से को कहते हैं हम लोग, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सिंध, ठीक है, और ये हिस्सा कहलाता है आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। तो पंजाब के 3 पाकिस्तान के 3 प्रांत का नाम याद रखिएगा, पहला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। पंजाब में कुल प्रांतों की संख्या 5 ही है, ठीक है। तो यहां पर 3 जो है आपके, ठीक है, ये वाला हिस्सा और उसके बाद आपका सिंध का हिस्सा और यहां पर आपका बलूचिस्तान हो गया। तो पंजाब में आपको याद रखना है कि इस तरफ जो पंजाब है, ठीक है, इस तरफ जो पंजाब है उस पर केवल एक जगह है आपका, याद रखना है आपको, हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज इस जगह पर पंजाब में सबसे पहले हुई है और वो पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो ये जो समय था आपको याद होगा 1921, दयाराम साहनी, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिएगा आप पहुंचते हैं सिंध, ठीक है। तो सिंध में याद रखिएगा यहां पर ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसे कहते हैं मोहन जोदड़ो,
ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये जगह 1922 में खोजा गया राखालदास बनर्जी के द्वारा। और आपको एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नगर है तो सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो यहां पर जितने स्नानागार, अन्नागार, सब कुछ आपको यहीं पर बड़ा मिलेंगे। मृत्यु का टीला कहा जाता है इसको। ठीक है, मृत्यु का टीला कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहां पर कब्रें भी बहुत ज्यादा मिली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के बारे संदर्भ में बस आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि समस्त जितने भी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, भारत के अंदर बोला जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत के अंतर्गत का भी देखेंगे। उसके बाद देखिएगा आपको यहां पर 2-3 जगह और याद रखना है। एक आपको याद रखना है, यहां पर दिख रहा है कोटजी। ठीक है, कोटजी कहा जाता है, इसको कोटजी कहा जाता है। इसको कभी कभी कोट दीजी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत है। ठीक है, बस अभी आप ना लोकेशन को ट्रैप कीजिए, लिखने वाली संभावना हम पूरी देखेंगे कि क्या क्या लिखने वाला एक है अभी। ठीक है, बस जगह को, लोकेशन को ट्रैप कीजिए, बस आपको इतना याद रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो और कोटजी जैसे क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा नीचे की तरफ आएंगे तो बलूचिस्तान से जस्ट सटा हुआ क्षेत्र है आपको, इसे कहा जाता है चन्हूदड़ो। ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा, चन्हूदड़ो। ठीक है, ये भी आपके पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सूतके गेंडोर। ये लगभग इंपॉर्टेंट जगह है, 5 से 6 जगह याद रखिएगा, सभी आपके पाकिस्तान वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हूदड़ो और सूतके गेंडोर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो हम लिखते समय शामिल करेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर आपको इन क्षेत्रों को याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट जगह हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, भारत के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र हैं। ठीक है, तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा, भारत के अंतर्गत आपका ये वाला हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो हिस्सा है ये हो गया पंजाब, ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, और ये हो गया आपका गुजरात, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, तो बाकी याद रखिएगा कि ये जो है आपको यहाँ नहीं मिला है कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ मिला है, यूपी में मिला है। ठीक है, तो जगह याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी में नहीं मिला है, इसलिए एमपी की तरफ आप देखेंगे वहां पर तो ये ऐसा घुमा हुआ आपको आकृति मिल रहा था, इसीलिए। ठीक है, तो अब देखिए इन क्षेत्रों को आप यहां पर थोड़ा समझिएगा कि इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में केवल एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है आपका मांडा। ठीक है, कौन सी नदी किनारे है, चिनाब नदी किनारे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया मांडा का क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, तो पंजाब का क्षेत्र अभी देखेंगे हम लोग, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और यूपी लास्ट आपका एक ठो। ठीक है, अब इन संबंध में एक क्वेश्चन जो बनता है कि इन क्षेत्रों में सर्वाधिक नगर किस राज्य में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात में सबसे ज्यादा। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा जो है ये शहर प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा नगर प्राप्त हुए हैं गुजरात में, इनकी संख्या गुजरात में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में है, क्योंकि यहां पर है लोथल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा, पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन बिंदुओं के साथ इन विस्तार को आप समझ पा रहे होंगे कि इन क्षेत्रों में किसका किसका विस्तार है या कैसे विस्तार है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है कि ये विस्तार कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कुछ ऐसा विस्तार दिखेगा एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, महाराष्ट्र में भी केवल एक ही है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है गुजरात में है। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आपका हरियाणा क्षेत्र में है। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप होंगे और क्वेश्चंस को आप समझेंगे। और इसी के बाद देखिएगा कि इन क्षेत्रों में क्या क्या खासियत है। तो आपको बता दूं जितनी खासियत वाली बातें हैं 925
से लेकर 975 तक के जो नगर हैं उसमें केवल 10 क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा खासियत की बात है। ठीक है, उस खासियत को जानने से पहले मैं आपको पहले इसकी संरचना को समझाता हूं कि इसकी संरचना कैसी है, तब जाकर एक एक को पॉइंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो पंजाब है, ठीक है, ये जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब के नीचे आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, तो राखीगढ़ी और बनावली, ठीक है, दो क्षेत्र आता है हरियाणा के क्षेत्र में, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र कालीबंगा का क्षेत्र है, और उसके बाद धौलावीरा और लोथल जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपके कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ताकि अभी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पर काली चूड़ी प्राप्त हुई है, कहां पर मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हल, और कहां पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कहां पर आपके मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, कहां पर अन्नागार प्राप्त हुआ है, कहां पर स्नानागार है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, जूते हुए खेत, इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ बिल्ली को दौड़ाते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये आइडिया नहीं है कि ये आया कहां से, क्योंकि देखिए आज के समय में कहीं पर बिल्ली को कुत्ता दौड़ा रहा है तो साक्ष्य बिल्कुल कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि आज का समय कैसा है आप समझ के देख सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र जो है अछूता नहीं है मनुष्य से। ठीक है, लेकिन फिर भी मिला है तो हम ये मान सकते हैं कि वो क्षेत्र अछूता था ताकि हमें डायरेक्टली वो मिल पाया। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, रुई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिएगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके साक्ष्य समझ में तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि आज जो हम उपयोग में ला रहे हैं जितने वस्तु हैं उससे पहले वो यूज कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कॉटन के साक्ष्य मिले हैं, कॉटन के सॉल बनाए गए थे उस समय। ठीक है, जब हम ये जानते भी थे कॉटन का सॉल क्या होता है तो उस समय वो यूज कर रहे थे। ठीक है, कंघी, ठीक है, कॉम जो है उसका प्रयोग वहां पर मिला है, कंघी का प्रयोग मिला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम प्रयोग में लाते हैं, उससे पहले वो आज से लगभग समझिए 5000 साल पहले वो यूज करते थे उसको। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में हमको इंपॉर्टेंस को याद रखना है, लेकिन इससे पहले आप इसकी संरचना को समझिएगा कि ये संरचना कैसे बनी है, यानी मैं बात कर रहा हूं विन्यास की, ये महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको मैं डेवलप करूंगा सारे पॉइंट्स पर, क्योंकि सारे पॉइंट हैं जो आपके चलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं जो बता चुका हूं उसको वापस दोहराते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा मांडा क्षेत्र जो है इसको थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, यह अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1882 में किया गया था। ठीक है, और किसने किया था, जगपति जोशी और मधुबाला ने करवाया था। ठीक है, इसमें एक नाम आता है जगपति जोशी और इनका नाम बहुत बार आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये जो है मांडा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर पर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव के क्षेत्र मिले हैं। ठीक है, प्राक सैंधव समझिएगा कि सिंधु सभ्यता से पहले की घटना। ठीक है, और विकसित सैंधव जब सिंधु सभ्यता अपने पीक पर था उसके बारे में जानकारी मिलती है, और सैंधव की जब या सिंधु सभ्यता की जब समाप्ति का कागार आ गया तो उसकी भी जानकारी यहां पर मिलती है, यानी तीनों समय की कुछ ना कुछ साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये शब्द को याद रखिएगा कि 3 सांस्कृतिक स्तर है यहां पर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे आता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, तो मेरठ जिले के हिडन नदी में, याद रखिएगा ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है इसे। इसकी खोज हुई थी 1958 में, भारत सेवक समाज संस्था द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। ठीक है, आप जो सुन चुके हैं वही है, बस दोहरा रहे हैं डेट के साथ। ठीक है, आगे आपको बहुत सारी चीजें पे जानकारी मिलेगी इस पे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका दैमाबाद। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका सूत के गंडोर। ठीक है, तो देखिएगा यह दासक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में की गई थी और किसने किया था, सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया था। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 है, यानी 13 लाख के आसपास, याद रखिएगा। इसको याद मत कीजिएगा, लगभग, आप लगभग बोलकर 13 लाख बोल सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे विस्तार है इसका। केवल 7 सैंधव स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है जो निम्न है, देखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुतड़ो,
लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके डिटेल में, इसके बारे में जानेंगे। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित हैं, जिन्हें सिंधु नदी द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आपको पता होगा इन दोनों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, जुड़वा नगर भी कहा जाता है, किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा वापस। अभी इनको किनारे करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसको। इससे पहले हम लोग देखेंगे काल निर्धारण। चलिए यहां पर देखिएगा थोड़ा सा नगर योजना और संरचनाएं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पर आज केवल इतना ही करेंगे, लास्ट एक टॉपिक है। तो नगर योजना एवं संरचनाएं जो है इसको थोड़ा सा देखिएगा कि नगर योजना और संरचनाओं के तौर पर आप यहां पर 4 बिंदुओं को मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे आप नगर विन्यास, दूसरा पढ़ेंगे आप घर की संरचना, तीसरा सड़क की संरचना, चौथा सामुदायिक भवन, या स्थलाकृति। ठीक है, मुख्य तौर पर देखिएगा नगर विन्यास की बात कर लेते हैं। पहले समझिएगा क्या होता है और अपना पूरा फोकस रखिएगा इस पे, ताकि आप समझ पाएं और कभी भी आपके दिमाग पे आए तो आप इसको क्लियर कर पाएं कि हाँ क्या था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, किसे कैसे नगर कहते थे। तो देखिएगा देखिए यहां पर समझिएगा कि जो नगरी सभ्यता है, ठीक है, ये सभ्यता है जो डेवलप है किसी भी एक नगर के बारे में आप समझेंगे तो नगर के बारे में समझिएगा जितने भी नगर हैं, जितने भी 7 सप्त सिंधु के नाम से आप सुना है भी, 7 नगर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उस नगर में कैसे डेवलपमेंट हुआ था उसको समझिएगा। तो वहां पर जो टीले थे, ठीक है, यानी रहने के लिए जो जगह बनाया गया था उसको 2 नाम पे रखा गया था। ठीक है, एक था आपका, इसे कहा जाता था पश्चिमी टीला, और ये कहलाता था आपका पूर्वी टीला। आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी देखी है मोहनजोदारो? याद है ना दिमाग पे? ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा, आंसर करते जाएगा, उसी मूवी से आंसर करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब वो कुछ सामान बेचने या नील को बेचने जा रहा था तो उसके पास एक मोहर था, याद है? कुछ याद आ रहा है? तो उसने मतलब अपना जो पहले बोला कि मैं कुछ छिपा कर अपने आप को लेकर जाऊंगा, वहां तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि उसको प्रवेश करने में दिक्कत जा रहा था, यानी कि वहां अंदर जाने में उसको दिक्कत हो रहा था, या सोच रहा था कि मेरे को अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे। ऐसा कुछ याद है आप लोग को? ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब क्या कारण था ऐसा होने का? इसका कारण मुख्य तौर पर ये कारण है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के कारण। क्योंकि यहां पर जो नगर है ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त था। ठीक है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त था। एक आपका पश्चिमी टीला कहलाता है और एक आपका पूर्वी टीला कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी टीला जो है थोड़ा हाइट में होता था, याद रखिएगा, ये बाढ़ से अपने आप को बचाने के लिए थोड़े हाइट में अपने आप को डेवलप रखते थे, और ये जो है मैदानी क्षेत्र में था, थोड़ा नीचे था ये। ठीक है, तो ऋतिक रोशन कहां रहता था पहले? यहां पर। ठीक है, और जाता है बेचने कहां पर? ऊपर की तरफ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उस तरीके से देखिएगा पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला हो गया। अब देखिएगा यहां पर जो है ये जो टीला है इसको दुर्गीकरण किया गया था, इसे घेरा किया गया था ताकि ये अपने आप में सुरक्षित हो जाए। ठीक है, दुर्गीकरण का मतलब होता है घेराव करना। ठीक है, तो यहां पर 2 बाउंड्री दिखेगी आपको और यहां पर एक ही बाउंड्री दिखेगी। ठीक है, अब यहां लोग कौन कौन रहते थे अब समझिएगा। तो यहां पर रहते थे निम्न वर्ग। अच्छा, ये निम्न वर्ग क्या है? याद रखिएगा ये वैदिक काल जैसा 4 वर्ग में बटा हुआ चीज नहीं है, यहां पर केवल 2 ही वर्ग होगा। एक है आपके पुरोहित और दूसरे व्यापारी। ठीक है, पुरोहित और व्यापारी आपके उच्च वर्ग में रहते थे और यहां पर जो लोग रहते थे वो निम्न वर्ग के थे। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? तो अब जब भी इनको वहां जाना है तो आपके पास स्पेशल परमिशन होना चाहिए, या ऐसे मोहर होने चाहिए जो कि अमीर लोगों के पास होता था केवल। ठीक है, तो यहां पर सामाजिक गतिविधियों में तो एक बदलाव आपको दिखेगा, या एक डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा कि जिसमें एक जो चीजें हैं, कमियां हैं वो दिखेंगी आपको कि दोनों साथ में नहीं रहते थे।
ठीक है, पुरोहित वर्ग अलग, व्यापारी वर्ग अलग था। जो अमीर थे वो यहाँ रहते थे और जो गरीब थे वो यहाँ रहते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा कि जो ये विन्यास है, मतलब ये जो क्षेत्र है, इसमें आपको हर जगह पर जितने भी नगर हैं सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी, याद रखिएगा, यानी दो ही आपको रहने के लिए क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, और ये टीलों में दो टीला मिलेगा हमेशा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने हमारे पिक्चर हैं उसमें एक टीला ऊपर की तरफ और एक टीला नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पश्चिमी टीला। और याद रखिएगा, पूर्वी टीला में पुरोहित नहीं रहते थे, पश्चिमी टीला में रहते थे, और यहां पर पूर्वी टीला में रहते थे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब उसके बाद एक आपको थोड़ा सा अलग बात याद रखना है, एक जगह का नाम याद रखना है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर है जहां पर दो टीलों की जगह पर तीन टीले थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक टीला और था, उसको याद रखिएगा, उसे कहा जाता था मध्यमा टीला। तो कभी भी पूछा जाए आपसे कि ऐसा नगर जहां पर दो की जगह पर तीन टीले हुआ करते थे रहने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा को याद रखिएगा, यहां पर दो की जगह पर तीन टीले हुआ करते थे, बाकी सभी जगह पर, जितने भी जगह हैं सभी जगह पर क्या होंगे, आपके दो टीले होंगे। ठीक है, रहने के लिए दो क्षेत्र हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, यहां पर पुरोहित और व्यापारी वर्ग रहते थे, और यहां पर निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मतलब ये हो सकता है कि यहां पर जो लोग रहते थे ये कर्मी हो सकते हैं या फिर लोग कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो दो वर्ग है, पुरोहित मतलब क्या होता है, शासन करने वाला। ठीक है, पुरोहित वर्ग हमेशा उस समय शासन करता था। ठीक है, और व्यापारी वर्ग व्यापार करता था, लेकिन इनको काम करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो यहां होते थे कि यहां से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते थे। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये था आपका नगर योजना, ये हो गया नगर का विकास या नगर विन्यास। दो ही प्रकार से याद रखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी टीला और मध्यमा टीला धौलावीरा में। ठीक है, अब इसकी बनावट समझिएगा कि इसके अंतर्गत जो बनावट है वो कैसे होती थी, तो उसको थोड़ा समझिएगा। तो देखिएगा, यहां तक क्लियर है, आगे चले। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट समझिएगा कि इसके अंतर्गत अब केवल हम एक टीला को लेकर चल रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। एक टीला जो है उसका क्रम कैसे होता था। एक टीला जो है, ठीक है, प्लॉट समझते हैं आप लोग, जमीन का जो प्लॉट होता है कैसे कटिंग होती है उसकी, वैसे ही ये प्लॉट है। ठीक है, अब प्लॉट में जो है यहां पर सड़क जो है आपका, ये आपका सड़क बन गया। ठीक है, इसमें यहां पर दो प्रकार के सड़क हुआ करते थे। कौन कौन से, आपकी ये मुख्य सड़क हो गया जिसकी चौड़ाई जो है लगभग 10 मीटर से अधिक होती थी। ठीक है, अब यहां पर छोटे सड़क भी होते थे, यानी छोटे छोटे सड़क जो कि जुड़ते थे किससे, मुख्य सड़कों से, याद रखिएगा इस तरीके से। अब बोलेंगे घर कहां पर बनेगा सर, सब तो सड़क बन गए। ठीक है, लेकिन इसमें घरों के जो तरीके थे वो बहुत ज्यादा क्लियरिफाई थे और सिस्टमेटिक थे। अब समझिए घर कैसे था, तो घर हमेशा आपको इस सड़कों की तरफ, ये घर आपका इस तरीके से बना हुआ होता था सड़कों की तरफ से। ठीक है, ये घर बने हुए हैं, घर के विन्यास को भी समझेंगे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि घर जो है सिस्टमेटिक लाइन वाइज जो है एक विन्यास में बने हुए होते थे। ठीक है, अब इन घरों का जो ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि ये इसको क्या सिस्टम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड तरीका। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ग्रिड विन्यास क्या है या किस सभ्यता से संबंधित है, तो याद है कि ग्रिड विन्यास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें जो खास बातें हैं वो क्या है समझिएगा। ये घर जो बनते थे, ठीक है, ये ग्रिडिंग सिस्टम में बने हुए हैं। ठीक है, प्लॉटिंग सिस्टम में बने हुए हैं। अब इनका दरवाजा कहां खुलेगा, दरवाजा का खुलने का तरीका भी आपको याद रखना होगा कि इसका दरवाजा जो है इसमें मेन रोड की तरफ ना खुल करके, मतलब इसका जो सड़क दरवाजा है वो किधर खुलता था, उल्टे तरफ में, या फिर इस तरफ खुलेगा। ठीक है, तो कभी भी मेन रोड की तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे। ठीक है, हमेशा आपके जो मुख्य मार्ग है उसके अपोजिट जो छोटे सड़क हैं, गलियां हैं, उस पर दरवाजे खुलते थे। इसका कारण हो सकता है या तो सुरक्षा की दृष्टि से या फिर धूल की दृष्टि से, यानी कि
ऐसे कि गंदगी जो है दरवाजे से अंदर ना आ जाए, उस क्रम पर या सुरक्षा की दृष्टि से मेन रोड पर इसके सड़क जो है नहीं खुलते थे या आपके दरवाजे नहीं खुलते थे। ठीक है, तो दरवाजों का विन्यास किस ओर होता था? आपके गली वाले सड़कों की तरफ दरवाजों का विन्यास होता था हमेशा। एक जगह का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है लोथल। इसके दरवाजे या इस नगर के दरवाजे हमेशा मेन रोड की तरफ खुले हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अपवाद है इस संरचना में कि लोथल के जो नगर हैं, लोथल के नगर जो हैं, इनके जो दरवाजे होते थे वो किस तरफ खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर। ठीक है, तो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये सारे इसके विन्यास के अंतर्गत याद रखिएगा। कल मैं बताऊंगा इनका घर कैसे बनता था। ठीक है, और उसके विन्यास की तरफ आप नगर योजना और संरचनाएं पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र में आप इसको पढ़ेंगे और क्षेत्रों के साथ कौन कौन से व्यक्ति ने इनको खोजा है, उस क्रम को देखेंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। पढ़ने में कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आवाज तो नहीं आ रही मुझे, आ रही है ना? ठीक है, एक्चुअली देखिएगा, कभी मतलब आपको लग रहा है कि बोर लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, आपको बता दूं कि इतिहास को पढ़ने में थोड़ा होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लीजिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, इतिहास अपने आप में एक समझिए चैलेंज है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट चैलेंज नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे दिमाग से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, इतिहास को जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैंने एक एक चीज़ें थोड़े से ज़्यादा अंदर डीप जाकर बताया है, अगर इसको फोकस करके रखेंगे तो ये हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता दोबारा तो नहीं आने वाला है, लेकिन एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप देखेंगे कि पुराने एग्जाम में कैसे आया हुआ है, जब उसको रिपीट करेंगे तो देखिएगा पूरे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस नगर के विन्यासों में कौन सा नगर है जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, तो लोथल का नाम याद रखिएगा, इसका केवल लोथल ही है। कौन सा ऐसा नगर है जहां पर 3 टीले बनाए गए थे या 3 टीलों का जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलती है, तो धौलावीरा की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य वाले क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें बनाने में। ठीक है, बस आपको एक बार रिवीजन करना है, जरूर थोड़ा सा जाकर वापस रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए